क्लियर आ रहे हैं। तो हम लोग का वो चैप्टर खत्म हो गया था, जेनेटिक्स। अपने बुक से क्वेश्चन से बनाए, हाँ, बना रहे हैं। अटेम्प्ट बन रहा है सब। वैसा जहाँ पर दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं लिख पा रहे हो, नहीं आ रहा समझ। लिख करके भेजिएगा, तो चेक करेंगे तो करेक्शन भी कर सकते हैं, है ना। जी। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तब एग्जाम में लिख पाइएगा। जी। लिखने की कोशिश करना है अपने से, ठीक है। जी। या फिर डिस्कस कर लेंगे, आपको जब जरूरत ये रहेगा तो जी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन बाय रू। चैप्टर क्या कहलाता है वो चैप्टर? जी। वैसा चीज जिसमें हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? जी। एक है ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट ऑफ फिजियोलॉजी। प्लांट ब्रांच फिजियोलॉजी। एक पहले फिजियोलॉजी समझते हैं। कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे अब लिविंग थिंग है तो स्मॉलेस्ट पार्ट तो उसका सेल होगा। हम्म। या तो यूनिसेल्यूलर हो, मल्टी सेल्यूलर हो, कोई भी हो। वो जिंदा है क्योंकि उसके में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं ना। हम्म। नहीं होते बहुत सारे। आप फूड एनर्जी क्रिएशन होता है, फूड फूड खाता है तो उसका डाइजेशन होता है। और और क्या होता है? रेस्पिरेशन करता है, ग्रोथ करता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो हम लोग जिस ब्रांच में पढ़ते हैं ना उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। और अगर प्लांट के टर्म में रिलेशन में पढ़े तो क्या कहलाएगा? प्लांट फिजियोलॉजी। हम्म। मतलब प्लांट में जो भी प्रोसेसेस होने वाले होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, है ना। लाइफ मतलब लाइफ प्रोसेस समझ रहे हैं, जिससे लाइफ डिफाइन कर रहे थे आप, लाइफ को जी। कर रहे थे ना। तो वो जी। प्रोसेस को पढ़ना, उस प्रोसेस के बारे में जानना, स्टडी करना, क्या कहलाता है? प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। तो इस आप अगर प्लांट प्रोसेसेस को बोलेंगे ना तो दो प्रोसेस होते हैं। या तो कैटाबोलिज्म होता है, लिख लीजिएगा इसको। या तो कैटाबोलिज्म होता है या एनाबोलिज्म होता है। ठीक है। जी। क्या होता है? कैटाबोलिज्म होता है या एनाबोलिज्म होता है। प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म। को अगर मेनली दो पार्ट में बांटते हैं तो प्रोसेसेस या तो कैटाबोलिज्म होगा या एनाबोलिज्म होगा ना। जी। कैटाबोलिज्म क्या बोलते हैं? जब लार्ज मॉलिक्यूल टूटता है, लार्ज मॉलिक्यूल को टूटते स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनता है या उससे एनर्जी वगैरह रिलीज होता है, तो वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। हाँ, तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और हम्म। उल्टा बोल दो उसको, स्मॉलर मॉलिक्यूल जुड़ करके अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म। एनाबोलिज्म। और ये दोनों कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को अगर हम मिला के एक प्रोसेस बोल दें तो उसको बोलते हैं मेटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में होने वाले सारे फंक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्लियर है? जी। और मेटाबॉलिज्म दो तरह के हो गए, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हो गया जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल टूट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेगा ना। हम्म। और एनाबॉलिज्म में उल्टा हो जाएगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल जुड़ के। जैसे आप फोटोसिंथेसिस ले लीजिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, है ना। हम्म। ग्लूकोज बनाते थे ये क्या हो गया? एनाबॉलिज्म हो गया ना। हुआ कि नहीं? जी। जी। और मेटाबॉलिज्म उल्टा समझ लीजिए। हम लोग सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन एक्चुअली सिर्फ ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना नहीं कहलाता है। ऑक्सीजन हम लोग क्यों ले? मेन ये है, ये तो गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस हो गया ना। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस है ये। आपको क्या रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है ना, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी रिलीज करे। ठीक है। और ये जी। एनर्जी किस फॉर्म में सेव होता है हमारे बॉडी में? एनर्जी। किस फॉर्म में सेव होता है हमारे बॉडी में? जब जो आपको यूज करते हैं एनर्जी के लिए तो किस चीज को यूज करते एटीपी। हैं? एटीपी को। एटीपी के फॉर्म में एटीपी बनता है। रेस्पिरेशन में वही होता है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर
कभी कभी अल्कोहल वगैरह में भी टूट जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और एनर्जी रिलीज अच्छा। होता है और एनर्जी स्टोर किया जाता है ना। हम्म। तो वो मेटाबॉलिज्म हो गया ना एक तरह का। हम्म। ग्रोथ मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा ना, क्योंकि वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और सेल बन रहा है, ग्रोथ हो रहा है या लार्जर हो रहा है ना। जी। रिप्रोडक्शन भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सकता है ना। तो प्रोसेसेस को मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, वही है। तो अब डिफाइन करें अगर हम, प्लांट फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द लाइफ फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। प्लांट है तो प्लांट, अगर एनिमल का बोलेंगे तो एनिमल हट कर लिख देंगे, है ना। तो अब क्या, इट इंक्लूड द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। अब सेल्स, सेल सेल हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल बेस या बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ना। जी। तो हम तो फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में छोड़ दीजिए, फंक्शनल यूनिट तो सेल है ना। हाँ हाँ। फिजियोलॉजी सेल्यूलर लेवल से शुरू होगा, फंक्शनल यूनिट है, फंक्शन के बारे में हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। हाँ, जी। तो सबसे बेसिक फंक्शन तो सेल ही दिखाएगा। तो फंक्शनिंग ऑफ सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म, किसी के फंक्शन को पढ़ना हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। अब प्लांट के रिलेशन में पढ़ेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी कहलाएगा, कहलाएगा। जी। तो ये आपको समझ में आ गया, जी। फिजियोलॉजी समझ में आया ना। अब लाइफ हाँ। फंक्शंस हमने पहले भी आपको बताया था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब लाइफ फंक्शंस होते हैं, हम हमेशा से बताते आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं ना। जी। हम्म? आ- और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आप जानते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, लाइफ का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सबसे छोटा से सबसे बड़ा बनना, ये ही है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना। सेल है सबसे हम्म। छोटा लेवल, लिविंग लाइफ का सबसे छोटा ऑर्गन सिस्टम कौन है, ऑर्गेनाइजेशन तो सेल है। हम्म। सेल के नीचे चले जाएंगे तो वो सब नॉन लिविंग हो जाता है, सेल के अंदर, क्योंकि सेल जैसे तोड़िएगा तो डेड है ना सब चीज। और उसके नीचे जी। जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, ये सब आएगा, वो सब नॉन लिविंग पार्ट है। ले- अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखिएगा तो सबसे पहले आपको हो जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बाद एटम्स, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बाद सेल ऑर्गेनिल्स होगा ना। ये जी। भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये नॉन लिविंग पार्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। लिविंग पार्ट कहाँ से शुरू हो जाएगा, सेल से। सेल, हम्म। सेल बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गेन, फिर ऑर्गेन मिलके बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाएगा ऑर्गेनिज्म एक पूरा। तो ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक पूरा लिविंग बींग्स है ना। जी। अब देखिए ऑर्गेनिज्म जो है, मिल करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म अगर रहेंगे हम्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या आएगा, क्या कहलाएगा। जी। बहुत सारे एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म। बहुत बहुत सारे रहेंगे तो वो कहलाता है पॉपुलेशन। अच्छा। जी। वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके, लेकिन वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या है, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म हेलो। से पॉपुलेशन है, कम्युनिटी कहलाता है। जी जी जी। कम्युनिटी में बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब डिफरेंट हम्म। पॉपुलेशन हो गए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। वो भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बहुत सारे कम्युनिटी मिलके एक आपको क्या बनाएगा, स्फीयर, बायोस्फीयर। हम्म। तो वो तो लिविंग बस। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से, सेल से ऑर्गेनिज्म तक का है। क्लियर है ना। जी। आप इन्हीं, इसी में हम लाइफ प्रोसेसेस स्टडी करेंगे ना, चाहे सेल में पढ़ोगे, चाहे टिश्यू में पढ़ोगे, चाहे ऑर्गन में, चाहे ऑर्गन सिस्टम में, चाहे ऑर्गेनिज्म में। इसके ऊपर या जी। नीचे हम जाकर के, सेल के नीचे या सेल के ऊपर जाकर के हम लोग क्या, लाइफ फंक्शंस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो उसके ऊपर और उसके नीचे लाइफ ही नहीं होता है ना। ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाइफ नहीं होता हम्म। और सेल के नीचे लाइफ नहीं होता है ना। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ, लिविंग बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए आपको प्लांट का हो जाएगा, एनिमल्स के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, तो मिलकर ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है। जी। तो हमारे प्रोसेसेस के लिए कुछ चीजें, कुछ प्रोसेसेस होते हैं लाइफ प्रोसेसेस में, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है ना। जी।
आप बताइए हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन, फूड, फूड। देखिए वाटर। एक्चुअली, देखिए न्यूट्रिशन जो होता है ना, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज आता था? कार्बोहाइड्रेट, हाँ, प्रोटीन्स, आई मीन। हाँ। फैट्स, लिपिड और फैट्स, मिनरल्स, जी। वाटर और एयर। है ना, एयर मतलब ऑक्सीजन। ये चीज चाहिए हम लोगों को। जी। अगर हम लोग एनिमल्स के सिस्टम में जाए तो, ह्यूमन बींग्स के लिए, या एनिमल सिस्टम में जाए तो, प्लांट सिस्टम में क्या चाहिए हम लोग को? हाँ, प्लांट जी। में हम लोगों को चाहिए होता है, हम लोगों को प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन नहीं लेता है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता है, ठीक है। हम्म। प्लांट लिपिड्स नहीं लेता, लेकिन बनाता तो है, उसके भी सेल वाल में, सेल में ये सब चीज है ना। जी। लाइपोप्रोटीन का आपका सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन होता है, तो लिपिड प्रोटीन चाहिए ही होगा। कार्बोहाइड्रेट तो चाहता ही है। लेकिन प्लांट इन सबको फूड के रूप में नहीं लेता है, फूड के फॉर्म में इन सबको नहीं। नहीं लेता है। तो हम्म। क्यों? क्योंकि अपना फूड वो बनाता है, वहां से कन्वर्ट कर लेता है। तो इसको क्या चाहिए? इनको चाहिए मिनरल्स। क्या चाहिए? मिनरल्स। मिनरल्स। मिनरल्स क्या चाहिए? जैसे CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है, हाइड्रोजन वाटर से लेता है ना। ऑक्सीजन वाटर और कार्बन दोनों से आ सकता है ना। जी। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जो सॉइल में हम लोग यूरिया और DAP, MOP ये सब खाद डालते हैं ना। और वैसे भी हम्म। पेड़ पौधा सड़ गल के ये सब मिट्टी फिर मिलता है, तो ये सब फिर मिनरल्स के फॉर्म में आ जाते हैं ना। जी। तो ये मिनरल्स चाहिए पौधों को, ठीक है। 16 तरह के मिनरल्स एलिमेंट होते हैं जिनको चाहिए होता है प्लांट को, ठीक है। तो ये मिनरल्स के जी। फॉर्म में लेता है। मिनरल्स किसके फॉर्म में? मिनरल्स। जी। हेलो, जी। बोलिए, किसके फॉर्म में लेता है प्लांट? मिनरल्स। तो मिनरल्स। प्लांट को क्या क्या चीज चाहिए? मिनरल्स चाहिए, और वाटर चाहिए, और एयर चाहिए। चाहिए ना? जी। चाहिए। तो अब है कि लेता कैसे है, एनिमल कैसे लेता है? एनिमल रूट्स के थ्रू। एनिमल एनिमल ऐसा पानी पीते हैं। क्या है? आवाज आ रही है बेटा? हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आवाज? नहीं। नहीं आ रही है आवाज अब? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है। पानी। हाँ, तो बोल रहे एनिमल्स जी। कैसे लेता है? हम पानी पीते हैं तो पेट उसको एब्जॉर्ब करता है ना। जी। पेट, पानी पेट के अंदर गया ना, कैसे गया? सेल के अंदर जाना होगा। हम पानी पिए, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में गया, है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है पानी का। तो पानी एब्जॉर्प्शन कैसे करता है? सेल के अंदर जाता कैसे है? रूट्स के अ- अ- थ्रू। अरे नहीं, एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल रूट नहीं होता है पेट में आदमी के, वहां सेल्स होता है। प्लांट में वो जी। होता है रूट्स के थ्रू। एनिमल सेल में रूट नहीं अच्छा, होता है। एनिमल एनिमल का पूछते हैं। हाँ, एनिमल में तो। हाँ, रूट नहीं होता है एनिमल में, सेल डायरेक्ट हाँ, उसको एनिमल में नहीं है। होता है। हाँ। हम्म। तो हम पानी पिए हैं, कि पानी के साथ मिनरल्स वगैरह भी जाता है, मालूम है ना। जी। आप प्योर, आप डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर पीजिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपको बहुत ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाएगा आदमी को, मालूम है ये बात? हाँ? जी। नहीं मालूम है? मालूम था? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं मालूम था? तो याद रखिए, डिस्टिल वाटर कभी नहीं पीना है आदमी को। आदमी को हमेशा जी। सॉल्ट होना है पानी में। पानी में सॉल्ट नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम है, वो हम आगे आपको बताएंगे बाद में क्यों होता है, वो आएगा आगे। उसी तरह पौधा में भी है। तो पौधा, हम्म। पेड़ पौधा भी क्या करता है ना, रूट से पानी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू। हम्म। तो रूट के अंदर पानी क्यों जाता है? तो एक प्रोसेस होता है ना, कोई प्रोसेस होना चाहिए ना, कि जी। जिससे वो पानी रूट के अंदर जाए, और वो रूट से फिर ऊपर पत्ती तक जाए। जी। तो एब्जॉर्ब करेगा ना रूट उसको। हम्म। हम्म। तो यही मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है ना, एक
अब रूट क्या क्या है, रूट तो जिंदा है, सेल है ना। जी। तो सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में सेल वाल भी होता है लेकिन वो डेड होता है। ठीक है। हाँ। सेल जी जी। सेल वाल है, सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग एक बोलते हैं सेलेक्टिव परमेएबल, जानते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल? हाँ। क्या होता है सेलेक्टिव परमेएबल? वैसा जो वैसा मेम्ब्रेन जो सब इसको क्या कहते हैं, सब चीज को अंदर नहीं आने देता, मतलब सेलेक्टिवली कुछ ही किसी किसी चीज को ही आने देता है। दैट अलाउज सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, है ना। जी। तो ऐसा प्रोसेस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेलेक्टिवली किसी और मॉलिक्यूल्स को आर पार जाने दे, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है। जी। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जानते हैं? डिफ्यूजन, हाँ, हायर कंसंट्रेशन से जो लोअर कंसंट्रेशन के तरफ जाता है। वहां पर सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होता है ना। हम्म। तो वहां पर सारे मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं कहीं पर भी, है ना, जो मॉलिक्यूल घूमने वाला हाँ। है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से तक जाएगा। अच्छा, कंसंट्रेशन हम्म। का मतलब समझते हैं? डेंसिटी कंसंट्रेशन मतलब। अच्छा ये बताइए, एक पानी है हमारा डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर है, ठीक है। हम्म। एक एक वाटर है जो जिसमें हमने नमक घोल रखा है, तो किसका हम्म। कंसंट्रेशन ज्यादा है? नमक वाले का। अब हम यहाँ पर बोलेंगे, एक रिलेटिव टर्म बोलेंगे। हम बोलेंगे जिसमें खाली हम्म। पानी है, उसे पानी का जो है ना, वो ज्यादा है। अ, क्या बोलते हैं, हाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बताया था इसको, बताइए डिफ्यूजन को क्या डिफिनेशन किए थे आप? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हाँ, तो की अगर तरफ प्योर जो। पानी है, अगर प्योर पानी और नमक को मिलाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो नहीं, पानी है ना, और एक प्योर वाटर है, एक नमक वाला वाटर है, ठीक है। दोनों हम्म। को मिला दिए तो क्या होगा? पानी ज्यादा होगा और नमक कम हो जाएगा, तो कम नहीं तो क्या कंसंट्रेशन हो, हो जाएगा उसका। किधर मॉलिक्यूल घूमेगा? मिला रहे हैं, अब ऐसे नहीं, ऐसे दोनों के बीच में एक दीवार सा, दीवार हटा दिए, अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो क्या फिर हो वो गया? नमक वाला पानी जो वो पानी की तरफ जाएगा। गलत बात। नमक वाला पानी पानी की तरफ नहीं जाएगा, नमक वाला नमक पानी की तरफ जाएगा, और पानी पानी नमक वाले पानी की तरफ जाएगा। बात समझ में अच्छा। आया? जी। तो उसको डिफाइन करना होता है डिफ्यूजन को, तो डिफ्यूजन को ऐसे डिफाइन करते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, याद रखिए, इसको लिखिए, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। नमक का जिधर लोअर कंसंट्रेशन उधर नमक जाएगा, पानी का जिधर हम्म। जो नमक वाला पानी है उसे पानी का कम कंसंट्रेशन है, हाँ। तो उधर पानी मूवमेंट करेगा। मेरा बात समझ में आया? जी जी जी। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन यही होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। मतलब अ, किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ना कि टोटली, मतलब वो सॉल्यूशन के पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आया? जी। प्योर वाटर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाकी नमक का हम्म। कंसंट्रेशन कम। हम उसको कंसंट्रेशन कम बोल रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म में जिससे के रिलेशन में आप बात करिएगा उसके रिलेशन में कम या बेसी हो सकता हम्म। है ना। और कंसंट्रेशन हमेशा कंपैरिजन होगा दो के बीच में, तभी ना होगा मूवमेंट। जी है, जी। ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस जो है एक तरह का डिफ्यूजन ही है, जिसमें सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। हम्म। बात समझ में आया मेरा? जी, आ गया। आ गया। तो देखिए यहाँ पर एक पाइप है ना, यू 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 फॉर्म का पाइप दिख रहा है आपको? यू फॉर्म का पाइप दिख हम्म, रहा है हाँ हाँ। आपको? दिख रहा है? हाँ। इसमें क्या देखिए, इसमें एक मेम्ब्रेन है यहाँ पर डाला हुआ, हम्म। और ये सेलेक्टिव परमेबल है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब ये सेलेक्टिव चीज को आर पार जाने देगा।
अब हम्म मान लीजिए यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, इसका ज्यादा कंसंट्रेशन है ना, लेकिन ये इसको नहीं पार करने देगा, ये इसको पार नहीं करने देगा। तो क्या करेगा, पानी का कंसंट्रेशन इधर कम हो गया ना, पानी को तो पार करने देगा, पानी इधर चला जी जाएगा, पानी इधर चला हाँ जाएगा। अगर समझ जब आया। तक इस दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए तब तक पानी जाता रहेगा। हम्म। बस समझ में आया मेरा? जी समझ में आएगा। हाँ। तब कोई ऐसा स्टेज हैगा ना कि इसका पानी का वॉल्यूम यहाँ हो जाएगा, इसका पानी का वॉल्यूम ये हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन दोनों का बराबर हो जाएगा। हम्म लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन से मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या बोलते हैं? हम्म क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन हाँ, प्रेशर डेफिसिट, वो डिफ्यूजन के डिफ्यूजन लिए। जी डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वो डिफ्यूजन के होता है। और यहाँ पर एक होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक, पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट लगभग एक जैसा है। बस डिफ्यूजन में आपको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो जो हम्म सेलेक्टिव परमेबल के, अगर दो सॉल्यूशन को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के से हम सेपरेट कर दें, तो जो दोनों के बीच में वो प्रेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, डिफरेंस है ना, हम्म वही कहलाता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अच्छा क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल जी ऑस्मोटिक उसी पोटेंशियल। हाँ, तो उसी ऑस्मोटिक पोटेंशियल के कारण पानी उस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। जिधर उसका पानी का कंसंट्रेशन कम रहेगा, उधर पानी मूव करेगा। करेगा ना? नहीं करेगा? हाँ करेगा। ठीक है। अभी ऑस्मोसिस देख लिए, तो ऑस्मोसिस का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल, है ना। हायर वाटर पोटेंशियल मतलब पानी का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सॉल्यूशन डाइल्यूट जी है, सॉल्यूशन का कम कंसंट्रेशन हो सकता है, लेकिन वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है वहां पर, यही बोल रहे हैं ना। फ्रॉम जी इट्स हायर पोटेंशियल मतलब वाटर का पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में पानी का पोटेंशियल कम होगा ना, क्योंकि उसमें हम्म सॉल्ट हुआ है, तो घुला हुआ है, पानी कम है उसमें, पानी का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो पानी आपको डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा, करेगा ना। जी क्यों? क्योंकि सेलेक्टिव परमेबल है, तो वहां पर आपको लार्जर मॉलिक्यूल्स को नहीं पार करने दे रहा है, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल को पार करे तो पानी ही जाए उधर। ठीक है। जी ठीक है। अभी हम इस चीज को, अभी यहाँ पर कुछ चीजें हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, यहाँ पर हम अभी नहीं बताएंगे इसको। अभी हम और आगे देखेंगे तब बताएंगे इसको। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो आप ऑस्मोसिस का डिफिनेशन लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। समझ में आया? जी बता दीजिए, एक बार डिफिनेशन ही बता दीजिए। ऑस्मोसिस का हाँ, ऑस्मोसिस हिंदी में बताइए इंग्लिश में अब इंग्लिश में समझाए। बताइए। इंग्लिश जी में बताइए, डिफिनेशन अगर समझ में तो लिख तो अच्छा, तो इंग्लिश में रहेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। हम आपको समझाने में हिंदी बता रहे थे, जी समझे, आप बेहतर समझा सकते हैं। अब बताइए। osmosis is the movement of molecules of water from higher water potential region to the lower water potential region। वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन हाँ बोलेगा? थ्रू ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में ये सब कुछ नहीं बोलना है। ठीक है। अब हम जी पानी के ही टर्म में क्यों बोले, क्योंकि सेलेक्टिव परमेबल है, सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देगा, लेकिन पानी को जरूर जाने देगा, है ना। जी इसलिए पानी के हायर कंसंट्रेशन से पानी के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी के मूवमेंट को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। जी ठीक है। तो ऑस्मोसिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? तो ऑस्मोसिस का करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सकता है, पोटेंस में आप देख लीजिए, बाय रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल, हम्म, सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करेगा, करेगा। हाँ। जी मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी क्या होता है मालूम है? नहीं टर्जिडिटी क्या होता है? सेल जो है ना, सेल का वाल जो है ना, सेल फ्लैट रहेगा ना एकदम, सेल सिकुड़ भी हम्म सकता है, सेल सेल सिकुड़ भी सकता है ना, पानी कम होगा जी तो सेल सिकुड़ना नहीं, सेल को एकदम, सेल का जो है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है, जो एक प्रेशर झेलता है फुली फ्लैसिड होने के लिए, फुली फॉर्म में रहने के लिए, है ना, कि वो जी सिकुड़ न जाए, श्रिंक ना कर जाए,
तो उसके लिए एक प्रेशर देता है, उसको बोलते हैं टर्जिडिटी। सेल मेम्ब्रेन जो है, हेलो, हेलो। जी। आवाज आ रही है ना? तो टर्जिडिटी वही जी आ बोलते हैं, रही है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है ये, है ना? अगर हम्म। पानी इसके अंदर रहेगा तो प्रेशर देगा ना इसको बाहर की तरफ, पूरा फ्लैट रहने के लिए। हाँ, जी। पानी कितना नहीं बोलते हैं, पानी पी ले तो पेट फूल जाता है, आदमी का खुलता है ना। जी। अगर आप 2 लीटर पानी पी ले, कोई आदमी पी लेगा तो पेट नहीं फूल जाएगा ऐसे? हाँ। तो वो हो गया टर्जिड पेट हो गया। और सिकुड़ गया तो प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। प्लाज्मोलाइज मतलब सेल अंदर सिकुड़ गया एकदम, पानी की कमी हाँ। हो गया तो सिकुड़ जाता है ना। जी। हाँ, श्रिंक कर गया, वो श्रिंक कर जाएगा। एक टर्जिड, फ्लैसिड है, टर्जिडिटी पूरा रहेगा तो फ्लैसिड हो जाएगा, मतलब पूरा फूला हुआ रहेगा। तो ये टर्जिडिटी एक प्रेशर है जो झेलता है उसको, मतलब सेल जी। वॉल को प्रेशर देता है। पानी अंदर रहेगा तभी ना जाएगा। हाँ, हम्म। फुल्ली टर्जिड। अगर पानी नहीं रहेगा तो देखो सेल वॉल अंदर के, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ सिकुड़ गया है ना, थोड़ा पानी नहीं है हाँ हाँ। तो ये यही प्रेशर दे रहा है ना सेल वॉल इसको, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, यही हम्म। टर्जिडिटी है। तो टर्जिड रखता है सेल को। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का क्या होता है? स्टोमाटा जब पूरा फुल्ली फॉर्म हो जाएगा ना, ठीक हाँ। है, तो वो खुलता है। हम्म। और स्टोमेटा जब पानी उससे अंदर से निकल जाएगा तो बंद हो जाता है। तो ये जी। ऑस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर पानी जाता है और निकलता है स्टोमाटा का गार्ड सेल्स में। तो जी। पानी, ये ऑस्मोसिस का हेल्प से ही और स्टोमाटा खुलेगा या बंद होगा। हाँ, हम्म। और पानी तो सभी सेल्स को जरूरत पड़ता है ना। हाँ। तो पानी सेल के अंदर जाएगा कैसे? तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाएगा, हेल्प से। या बाहर निकलना भी, ज्यादा पानी हो जाए तो बाहर निकलना है, वाटर बैलेंस बनाने के लिए अंदर या बाहर जाना सेल के, किसके थ्रू जाएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू ही होगा ना। जी। तो यही तो ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस हो गया लाइफ के लिए, पानी। ठीक है। और कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को भी, मतलब कुछ प्रोसेस से जाता है, वो अलग भी प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ये जी। सेल मेम्ब्रेन, सेल जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है अंदर, अंदर करेगा ना। हम्म। एब्जॉर्प्शन ही ना हुआ, एक तरह का ऑस्मोसिस क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ? नहीं हुआ। हाँ। एक प्रोसेस है, हम आपको शायद आपकी बुक में हो या ना हो, आप सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे थे ये। एक प्रोसेस तो एब्जॉर्प्शन, जानते हैं? और एक होता है जी। एडजॉर्प्शन। एक होता है एडजॉर्प्शन, क्या होता है? हम्म। एड्सॉर्प्शन। डिफरेंस जानते हैं दोनों का? नहीं। नहीं जानते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, अगर कोई चीज पानी ली, को एब्जॉर्ब, सोखा, पानी को सोख लिया, पानी उसके अंदर गया तो पूरे सिस्टम के अंदर चला जाएगा, समझे? जी। तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। जैसे आप फोम होता है ना, फोम जो बर्तन धोते हैं, नहीं होता हाँ हाँ। गद्दा वाला फोम, गद्दा जी वाला जी फोम, जी। हाँ। उसको पानी में डाल दिया तो पानी पूरे अंदर तक नहीं चला जाएगा। जी। अगर उसको उसको पानी डाल दिया उसको, पानी पूरा अंदर तक चला जाएगा, हाँ। अंदर तक जाएगा, तो वो प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज है उसको रखा हुआ है, हम्म। और उस सीधे खाली उसका ऊपर का सरफेस भीगा, अंदर नहीं गया पानी अंदर, हम्म। ठीक है, खाली ऊपर का पानी उसको सूख के अंदर तक नहीं जाने दिए, है ना? जी। पूरा अंदर तक का प्रोसेस, खाली सरफेस पे ही पानी को सोखा, पानी उसको भिगोया है, ठीक है, जी। सिर्फ सरफेस पे ही, तो वो कहलाता है एडजॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एडी, एडजॉर्प्शन। और हम्म। यहाँ एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फेनोमेनन। बल्क मतलब बड़ा बड़ा फेनोमेनन है, वेयर वन सब्सटेंस परमिएट्स इंटायरली इनटू द वॉल्यूम ऑफ अनदर। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पानी था, पानी में इंक डाल दिए हम लोग, इंक धीरे धीरे पूरा फैल गया अंदर, फैल गया ना। जी। तो ये फैल के पूरे में अंदर में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फैल के। अंदर अब, पूरा सिस्टम में ना मिल गया, जी। हाँ। पूरा अंदर सिस्टम में जाके मिल गया तो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन।
अब कभी क्या हाँ। चारकोल होता है, एक एक्टिवेटेड चारकोल होता है, समझे, कोयला ही होता है एक्टिवेटेड। उसको हम लोग हवा में हाँ। छोड़ देंगे तो पानी उसके ऊपर आके वाटर ड्रॉपलेट्स में जमा हो जाता है, लेकिन अंदर तक हम्म। पूरा नहीं भिगोएगा। ठीक है। हाँ। आप जी। कभी कभी देखिए, लकड़ी लकड़ी वकड़ी अगर रख दीजिएगा तो ओस में ऊपर लकड़ी भीग जाएगा, अंदर पूरा लकड़ी के अंदर तक नहीं जाएगा पानी। हाँ। तो वो कहलाता है एड्सॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। ऊपर ही एब्सॉर्ब किया, अंदर तक नहीं जाने दिया। ठीक है। हम्म। तो अगर डिफरेंस देखना चाहिए तो एक बल्क फेनोमेनन है, एक सिर्फ सरफेस फेनोमेनन है, क्योंकि वो सरफेस पे ही कर रहा है ना। जी। सरफेस फेनोमेनन, एक थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है, एक सिर्फ सरफेस पे है, एक ही बात है। और उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब हर जगह वो चला जाएगा, है ना। हम्म। यूनिफॉर्मिटी होगी ना। और इसमें एक कन्फाइंड टू सरफेस ही होगा, वही चीज है। और एग्जाम्पल आप देख। तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो है, जैसे सेल वाल जो होता है ना, वो एड्सॉर्ब करता है पहले पानी को, फिर वो जाता है सेल मेम्ब्रेन के बाद, सेल मेम्ब्रेन तक उसको जाने दे देता है। जी। परमिएबल, परमिएबिलिटी, परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन, परमिएबल है सेल वाल, परमिएबल है। और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। क्या है? सेमी परमेबल। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, और सेल वाल फ्रीली परमेबल। फ्रीली परमिएबल। तो परमिएबिलिटी किसको बोलते हैं? परमेबिलिटी कहेंगे वही जो अलाउ एबिलिटी करे। ऑफ एनी सब्सटेंस, ability of any substance to allow तो वो, anything to हाँ। pass through it, है ना। जी। ये किसी भी चीज को अलाउ करता है, हर चीज को अलाउ कर देगा अपने थ्रू पास करने से, है ना। जी। ठीक है। परमिएबल का उल्टा क्या होगा? परमेबल का उल्टा। हाँ, जो किसी को नहीं पास करने दे, हम्म। क्या होगा? इम्परमिएबल। जी। हेलो। इम्परमिएबल, हाँ। आई एम इम्परमिएबल, जो किसी चीज को भी जी। पास नहीं करने दे। और दोनों के बीच का क्या होगा, जो सिर्फ सिलेक्टेड चीज को पास करने दे? सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली। और इसमें कभी कभी सेमी परमेबल भी बोलते हैं। सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल। ठीक है। हम्म। जी। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट होता है ना, तो इसमें वही होता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है रूट पानी को, ये प्रोसेस जानेंगे। इसके बाद हम लोग क्यों करते हैं सभी देखेंगे। ठीक है। अब पानी तो प्लांट को चाहिए ही होगा ना। हाँ। क्यों चाहिए होगा? फोटोसिंथेसिस करने मतलब के लिए। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ही पढ़ रहे हैं ना अभी। जी। इस चैप्टर का नाम क्या है आपके? एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो एब्जॉर्प्शन नहीं, ये आपके बुक के इस चैप्टर का क्या नाम है, जिसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं? हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स। एब्जॉर्प्शन बाय द रूट। तो बाय रूट रूट्स, हाँ। एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट जी। तो रूट एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट नहीं, एब्जॉर्प्शन बाय रूट। जी। ठीक है। जी। ठीक है। हाँ। एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं बोल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि रूट उस पानी को लेके अंदर सेल तक पहुंचाता है। सेल से वहां फिर उसके अंदर पौधा के पेड़ एकदम वो पत्ती तक चला जाता है, स्टेम से होते हुए जाता है ना। हम्म। क्यों जरूरत है एब्जॉर्प्शन का, पानी के एब्जॉर्प्शन का क्यों जरूरत है पौधा को? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अच्छा ये देखो। जिंदा आप रहने के लिए। आप जो जिंदा रहने चाहिए, आप जो है यूजेस ऑफ वाटर इन लाइफ लिविंग बींग्स का पहले क्वेश्चन लिखिएगा। व्हाट इज व्हाट लिविंग बींग्स रिक्वायर वाटर। ठीक है। पानी के बगैर लाइफ का आपको इमेजिनेशन भी करना ही पॉसिबल है, समझे। हम्म। लाइफ वो पानी के बगैर क्यों, क्योंकि आपको 70% वाटर ही बना होता है आपका सेल। सेल में 70% क्या होता है? पानी। पानी। तो जब सेल 70% का, तो हमारा बॉडी तो सेल ही का बना होता है, हमारे बॉडी में कितना परसेंट पानी होगा? जी। हमारी बॉडी में कितना परसेंट पानी होगा?
अप्रोक्सीमेटली 70% प्लस हाँ होगा ना। तो आप, हाँ अब पानी आपको है तो वहां पानी चाहिए ही चाहिए, हर हर प्लांट, हर सिस्टम को। ठीक जी। है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी पौधा को चाहिए। सेल साइटोप्लाज्म जो होता है वो पानी होता है, तो हर सेल को साइटोप्लाज्म बनाने के लिए पानी। पानी जो है सेल को इन्वायरमेंट देता है सारे केमिकल रिएक्शंस होने के लिए, होता है ना। हम्म हम्म तो पानी चाहिए ही चाहिए होगा। तो आप इसका एक क्वेश्चन का लिखिएगा, यूजेस ऑफ वाटर इन लाइफ करके, ठीक है। इसको हम्म आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए इसको। ठीक है। तो अब जी। समझ में आया, पानी का जरूरत तो है हर लिविंग बींग्स को, तो पौधा को भी चाहिए, है ना। तो पौधा पानी कहाँ से लेगा? सॉइल से। सॉइल से। हवा से ले सकता है ये? नहीं। नहीं ले सकता। ठीक है। कुछ कुछ प्लांट्स हैं जो हवा से भी लेते हैं, लेकिन चलिए वो आपके आगे का स्टडी का बात है। ठीक है। जी। जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है। आपने ऑर्किड का पौधा देखा है, ऑर्किड का? हम्म। ऑर्किड के रूट्स एयर से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छा। समझे। जी। कुछ के पत्ते से भी, स्टोमेटा से भी कुछ ले सकता है, लेकिन उतना पानी से उसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। ऑर्किड के लिए नहीं बोल रहे, अगर पत्ता के उससे ले ले, स्टोमेटा से अगर कुछ अंदर चला जाए, उतना पानी से उसका हम्म, रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। तो लार्ज स्केल में पानी चाहिए होगा। तो लार्ज स्केल में पानी कहाँ अवेलेबल होता है? सॉइल में। सॉइल में हाँ। सॉइल में होता है, तो सॉइल में तो जड़ ही ना एंकरेज का काम करता है। हम्म प्लांट का पार्ट तो रूट ही होता है सॉइल में, और कोई प्लांट पार्ट तो होता नहीं है रूट में, रूट के अलावा। होता है? हम्म नहीं। होता है? नहीं होता है। तो रूट ही पानी को एब्जॉर्ब करेगा, करेगा ना। हाँ। तो यही है, द रूट नॉट ओनली फिक्स द प्लांट इन द सॉइल गिविंग इट सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए सॉइल को में फिक्स नहीं होता है, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ द रूट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जितना भी हम्म मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, कार्बन को छोड़ करके, कार्बन और ऑक्सीजन को छोड़ करके, ऑक्सीजन भी ले सकता है रूट वाटर वाटर से, लेकिन कार्बन जो है वो सिर्फ एयर से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी सारे के सारे अपने रिक्वायरमेंट्स वो मिनरल्स के फॉर्म में कहाँ से लेता है? सॉइल से, रूट के थ्रू लेता सॉइल। है। ठीक है। जी। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट के बारे में अगर डेफिनेशन पढ़ लिखना है तो ये लिखिएगा, है ना। जी। तो रूट का फंक्शन क्या होता है ये आप जानते हैं, इसको हम नहीं बताएंगे, बताना जरूरी है। नहीं। बताइए आप, तब आप बताइए, हम नहीं बताएंगे तो आप बताइएगा। ये वॉट फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। नहीं, जब भी आप चाहिए फंक्शन पे, तो फंक्शन दो तीन फंक्शन सोचिए। रूट का सबसे पहले एंकरेज करना, रूट सॉइल को पकड़ के पौधा को सपोर्ट देता हम्म है, एंकरिंग का काम कर रहा है, जी। कर रहा है ना। दूसरा है हम्म एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। अब एब्जॉर्ब करके अपने पास तो नहीं रखेगा ना उसको, नहीं। क्या करेगा? प्लांट लीव्स तक पहुंचाएगा। कंडक्ट करेगा वाटर को जहां तक कंडक्ट उसको बहुत करेगा। जरूरत है ना। जी तो कंडक्शन, जी। absorbed water and minerals are conducted through the root to the stem and then the other parts of the plant, जहां पर जरूरत है वहां तक जाना। ठीक है। जी ठीक है। इसको बोलते हैं जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया ये। क्या हो गया? वाटर तो ट्रांसपोर्ट। रूट एब्सॉर्ब करके स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में भेज देगा, तो इसको बोले पानी को ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है ना। हम्म तो पानी का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन रूट के थ्रू हो रहा है। और वाटर हम्म हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, हम्म, वाटर हमेशा नीचे नीचे से से ऊपर जाएगा। जाएगा ना। इसको बोलते हैं हम्म अपवार्ड ट्रांसपोर्ट। कुछ चीजें जैसे खाना बनता है ना, फूड, यहाँ फूड बना, फूड यहाँ से रूट तक आता है, ऐसे नीचे आता है ना। अब पानी जी। नीचे से ऊपर जाता है, जाता है। हाँ हेलो। पानी। हेलो। ऊपर जाता है, पानी का मूवमेंट अपवार्ड होता है। और फूड का जी। मूवमेंट, फूड का मूवमेंट
अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है। डाउनवर्ड, अपवार्ड और डाउन, अपवार्ड जनरली नहीं होता है, डाउनवर्ड ही जनरली डाउनवर्ड होता है, या फिर लेटरल होगा, हम्म है ना। हम्म हम्म, तो रूट का जो सॉरी वाटर का मूवमेंट जिस चैनल के थ्रू होता है ना, उसको बोलते हैं जाइलम है, जाइलम क्या बोलते हैं, जाइलम। जाइलम, जाइलम ठीक है, XYLEM। हम्म। और जो फूड का होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। वो है। ठीक है, चलिए ऐसे जानने के लिए बोले थे, तो यही देखिए अब रूट कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये फिगर देखिएगा, ये रूट है ना, हम्म। रूट का, रूट यहाँ पर जब कभी उखाड़ के देखे ना, तो रूट में एकदम पतला पतला हेयर के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कभी देखा आपने रूट उखाड़ के, ऐसे हाँ। ऐसे रूट रहेगा ना उसके, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हेयर, एकदम हेयर की तरह, बाल की तरह पाए जाएंगे। देखा है आपने कभी रूट ऐसा? जी। हाँ, नहीं तो कल उखाड़ के देख लीजिए, ठीक है। उसको जी। बोलते हैं हम लोग रूट हेयर्स, क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर सिंगल सेल का होता है। तो अब यही रूट हेयर्स मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। जी। तो रूट हेयर्स मेनली करता है, क्यों रूट हेयर्स क्यों ज्यादा जल्दी ज्यादा करेगा, बाकी मोटा वाला रूट भी तो कर सकता है। हाँ, लेकिन तो क्योंकि वो ज्यादा अंदर अंदर तक जाता है। ज्यादा अंदर सरफेस एरिया सरफेस एरिया बढ़ाता ज्यादा है, ज्यादा देता सरफेस है। हाँ, एरिया वैसे। बढ़ाएगा तो ज्यादा पानी उसे कांटेक्ट में आएगा, छोटा छोटा जी। करके। आप देखिए ना, एक बड़ा गोला बना दीजिए तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और उस गोला को हम्म तोड़ दीजिए, वॉल्यूम तो वही रहेगा, लेकिन गोला तोड़ दीजिएगा, है ना, तो क्या होगा वो, हम्म। सरफेस एरिया ज्यादा हो। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसको ज्यादा पानी मिलेगा, ज्यादा पानी का अब्सॉर्ब करेगा, ठीक हम्म। है। रूट हेयर होता है सिंगल सेल्स का होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर अब रूट हेयर है, क्या पानी कैसे मूव करता है, पानी सबसे पहले, पानी और मिनरल्स रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है ना। यहाँ पर हम्म। रूट है ना, रूट हेयर से, और ये मोटे मोटे रूट्स है, रूट हेयर है, फिर ये देखिए ये मेन रूट कहलाता है प्राइमरी रूट, फिर उसके बाद जो रूट निकला उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, फिर टर्शियरी रूट, टर्शियरी रूट में ही रूट हेयर हो सकता है, या क्वाटरनरी रूट भी रहेगा उसमें भी रूट हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर्स क्या जी। करेगा, हेयर्स पानी एब्जॉर्ब किया इसके अंदर, ठीक है, और ये जी। जुड़ा हुआ इसके पार्ट से अपने अंदर, मेन रूट पार्ट से जुड़ा हुआ है ना, जी। यहाँ पर रूट हेयर जुड़ा हुआ है मेन पार्ट से, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो भी अलग अलग सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। जी। तो अब देखिए पानी, यहाँ वाटर ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ पानी का ज्यादा है बाहर में, अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम है, क्योंकि इसमें सॉल्ट वगैरह घुला हुआ है ना। जी। हेलो, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जाएगा सेल, रूट हेयर के, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ हाँ, जाएगा। ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर गया, तो अंदर जब ये गया तो इसके बगल वाला सेल ये है ना। हाँ। अब इसके अंदर पानी गया तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया। हम्म अब जब ज्यादा हो गया तो ये पानी इससे मूव कर लेगा हम्म। बगल वाले सेल में, हो जाएगा, जी। हाँ बगल वाले सेल में। अब ये बगल वाला सेल में आया तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो, ये पानी फिर यहां से ले लेगा मिट्टी से, हाँ, हाँ। और इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा हुआ पानी का, यहाँ पर कम हुआ, तो फिर इसमें पानी जाएगा, है ना, इसमें भी हम्म जा सकता है। अब पानी इससे जाएगा, ऐसे ऐसे जाता रहेगा, तो बीच में जब स्टेम के चला जाएगा ना, तो सेल, बहुत इधर वाला सेल और रूट के बीचों बीच होता है फ्लोएम, क्या होता है, सॉरी जाइलम, क्या होता है, जाइलम, क्या होता है, जाइलम। जाइलम। ये पानी जाइलम में चला जाएगा, और यही जाइलम फिर ऊपर भेज देगा पानी को, एक लंबा ये करके, है ना, हाँ? जी। तो ये पानी ऐसे ही पास करता है, रूट हेयर से जाएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स क्या हो गया, रूट हेयर के अगल बगल वाले सेल्स हो गए, ठीक है। हम्म हम्म। कॉर्टेक्स के बाद होता है इंडोडर्मिस, ठीक है, जिसके बाद जाइलम होता है, जाइलम को और कॉर्टेक्स को अलग करने वाला दीवार कहलाता है इंडोडर्मिस, है ना। जी। इंडोडर्मिस को पार किया, जाइलम में चला गया। तो यही है मूवमेंट ऑफ वाटर, पाथवे ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स भी कुछ कुछ मिनरल्स को भी मूव करता है ये, समझे,
ये सेमी जी। परमेबल है। सेमी परमेबल सेलेक्टिव है। जो मिनरल्स पौधे को चाहिए वो भी एब्जॉर्ब करता है, भले दूसरे तरह से करता हो। ठीक है, पानी के साथ में पानी उसको, और पानी उसको ले आया रूट तक, रूट उसको एक डिफरेंट मैकेनिज्म से अंदर डालता है। ठीक है, सेल के अंदर इनमें कुछ चैनल्स होते हैं जिससे मिनरल्स भी मूव कर सकता है। ठीक है, हम्म। तो यही हो गया वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन का पाथवे। आप लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का पाथवे क्या होगा। रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, फिर वो कॉर्टेक्स को ट्रांसफर करेगा, है ना। हम्म। ये चीज हम आपको नहीं बताएंगे। ये मूवमेंट ऑफ वाटर का टाइप होता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवेज। ये पाथवे हम अभी आपको नहीं बताएंगे, आपको अभी आपका नहीं है। ठीक है, ये हम डरा हुआ है। तो पानी रूट हेयर से कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस को पार करते हुए जाइलम में चला जाएगा, है ना। ये जी। पाथवे है वाटर का, पानी का, मूवमेंट का। और जाइलम उसको जहां तक जरूरत है वहां भेज देगा, है ना। जी। और ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही, है ना, वाटर हम्म। पोटेंशियल के कारण ही पानी का मूवमेंट हो रहा है, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। तो ये जी। स्लाइड समझ में आया अच्छे से। हाँ आया। इसका की पॉइंट क्या है कि रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, है ना। रूट हम्म। हेयर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, हाँ। जी। फिर क्या है, वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस, मिनरल्स मूव्स मेनली बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो चीजें हैं, आपको अभी याद रख लीजिएगा, बाद में आपको जरूरत पड़ेगा तो हम पढ़ाएंगे। मिनरल्स जो है ना, आपको ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट नहीं करता है। किसके थ्रू नहीं करता है। मिनरल्स ऑस्मोसिस का। पास नहीं ना करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। तो वहां पर हम्म। होता है डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण। पानी ऑस्मोसिस के कारण मूव कर रहा है, लेकिन मिनरल्स कैसे कर रहा है। हेलो। जी। हेलो। मिनरल्स कैसे मूव करता है। पानी में घुला हुआ है तो सेल के अंदर चला हम्म। जाएगा पानी के साथ, यही होगा मिनरल्स का ना। हाँ लेकिन नहीं बेटा, लेकिन नहीं, ऑस्मोसिस है उसमें ना, जैसे ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस में पानी सिर्फ को जाने पानी देगा, जाता मिनरल्स है। को रोक देगा। तो, हाँ। है ना, एब्जॉर्प्शन। नहीं, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जाएगा, लेकिन मिनरल्स जो है सेल के अंदर जाएगा डिफ्यूजन के कारण या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फ्यूजन के कारण। कारण। डिफ्यूजन कैसे होगा, तो डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं ना होगा, तो सेल वो। मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं या कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हाँ। उनको अंदर कर देता है लेकर के। ठीक है। जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एनर्जी खत्म कर, अपना एनर्जी सेल का एटीपी को लेके कुछ प्रोटीन उससे बाइंड करके अंदर ट्रांसपोर्ट, ऐसे अंदर घुमा के अंदर कर देता है। जाओ भैया तुम अंदर सेल में। सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है प्रोटीन्स भी होता है बीच बीच में। हाँ। तो वो प्रोटीन्स ही उसका चैनल का काम करता है, किसके लिए, डिफ्यूजन या फिर जो मिनरल्स को डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाँ। हाँ? और ये जी। एब्जॉर्ब सब्सटेंस हो गया, एब्जॉर्ब हो गया तो ये सारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को या प्लांट्स और भेजेगा। जी। यही इस स्लाइड का पूरा ये था, तो आपको उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, जी। है ना। जी। अब यही देखिए, यहाँ पर देख लीजिए रूट हेयर है। ये देखिए रूट है ना, ये मेन रूट है ना, ये वाला रूट ऐसे, ये वाला रूट मेन रूट है। और इसमें हेयर्स निकला हुआ ना, एक सिंगल सेल का ये सब हेयर, ये हेयर एक है, यहाँ हेयर्स है, बहुत सारे हेयर्स है ना, है। हाँ। यही हेयर्स पानी भी एब्जॉर्ब करेगा और यही हेयर्स के थ्रू मिनरल्स भी जाएगा। ठीक है। वाटर को क्या जी। क्या चाहिए, प्लांट को क्या क्या चीज चाहिए मिनरल्स में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं, सॉरी, है ना। फिर और सी एच हो गया, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, CaMgS, ऐसे ऐसे करके 16 है। 9 का तो हम बता दिए आपको कि मैग्नीशियम, हाँ। जिंक, मैग्नीज, है ना, कोबाल्ट, है ना। तो ये जी। सब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स और चाहिए। तो नीड ऑफ वाटर फॉर, ये हम आपको बता दिए हैं। अच्छा। पानी का जरूरत क्यों होता है, ये आप लिख सकते हैं। हमने बोला था ना आपको लिखना है, नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स।
वाटर और हम्म। मिनरल क्यों जरूरी है? तो वाटर क्यों? एगो फोटोसिंथेसिस होने के लिए पानी चाहिए, जी। चाहिए ना? फोटोसिंथेसिस के लिए पानी नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके ही ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। पानी का रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन जानते हैं क्या होता है? हाँ, है? पानी का जो लॉस होता है लीफ से, ये वेपर के नुकसान वाला फॉर्म में। प्रोसेस है कि ये फायदा वाला प्रोसेस है? हाँ। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन गैसियस फॉर्म, लॉस ऑफ हम्म। वाटर फ्रॉम प्लांट इन गैसियस फॉर्म थ्रू स्टोमेटा। हेलो। जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है। पानी का गैसियस फॉर्म में प्लांट के स्टोमेटा से लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये हार्मफुल है कि बेनिफिशियल है? ये आ, लॉस बोल रहे हो तो लॉस बेनिफिशियल। होगा। लॉस का है बोल रहे हैं, लॉस ऑफ वाटर। वाटर निकल जाता है इसीलिए, एवापोरेट हो जाता है इसीलिए। तो नुकसान हुआ ना। पानी तो एब्जॉर्ब करना चाहता है ना पौधा। हाँ। हाँ, लेकिन वो हीट निकालता है ना उसके इससे। कूलिंग इफेक्ट, जी। हीट निकालता नहीं, कूल करता है अपने आप को, इन्वायरमेंट को भी कूल रखता है। हम्म। ठीक है। जी। और ट्रांसपोर्टेशन जानते हैं? कैरिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। हम्म। तो पानी का काम ट्रांसपोर्टेशन में भी होगा। जी। मैकेनिकल स्टिफनेस देगा पानी, अगर सेल के अंदर पूरा रहेगा तो सेल पूरा फ्लैसिड रहेगा, पूरा प्लांट आपको एकदम अपने फॉर्म में खड़ा रहेगा। अब देखते हो पौधा को पानी नहीं देता तो पौधा मुरझा जाता है, एकदम पत्ती सब झूल जाते हैं उसके। जी। क्यों? क्योंकि पानी उसको फ्लैसिड रखता है, तो वो अपने फुल्ली फॉर्म में रहता है, पूरा शेप में रहता है। पानी कम खत्म हुआ तो क्या हुआ? सेल मुरझा जाएगा, सेल के अंदर फ्लैसिडनेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्लैक्सिडनेस। फ्लैसिड, फ्लैसिड, FLACCID। फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब मुरझाया हुआ, श्रिंक कर हम्म। जाएगा। अगर बहुत दिन तक इसी फॉर्म में रहा तो मर जाता है, पानी नहीं देते हैं तो। जी। और अगर पानी फुल है तो अच्छे से पूरा एकदम, आप पानी जितना जरूरत है उतना, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा है, नहीं होना चाहिए पानी। अगर जरूरत के अनुसार है, अमाउंट में है, तो क्या होता है? फ्लैसिड, टर्जिड रहता है लीफ, टर्जिड रहेगा, स्टिफनेस और फर्मनेस प्रोवाइड करेगा सेल को, है ना? जी। ठीक है। ये आपका वैक्यूल है, प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, इसी के अंदर पानी आते जाएगा। ये पानी फुल हो जाएगा तो ये इधर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है इधर अंदर गाढ़ा होता जाएगा ना, ऐसे फ्लैसिड होगा तो ये सब हम्म। सिकुड़ेगा तो ये प्रेशर डालेगा ना, इसी को जी। टर्जिट। यही जो अंदर का मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर ये करता है, एक्सर्ट करता है, उसको बोलते हैं टर्जिडिटी, है ना? जी। जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइटोप्लाज्म ऑन सेल मेम्ब्रेन, तो वो टर्जिडिटी कहलाता है। अगर सेल वॉल नहीं रहेगा तो जल्दी फट भी सकता है, सेल बहुत ज्यादा पानी चला जाएगा तो। हम्म। खैर वो अभी नहीं तो, लेकिन सेल वाल है तो इसको टर्जिट रखा, टर्जिट रखा तो प्लांट अपने फॉर्म में रहेगा। तो ये यूजेस ऑफ वाटर है आपके चारों। पानी का प्लांट में क्या इस्तेमाल है ना? नहीं है? हम्म। हाँ। अब चला जाए तो मिनरल्स का क्या काम है? मिनरल्स का। देखिए, जितने भी मिनरल्स है सबका अपना अलग अलग काम है, लेकिन हम हाँ। आपको सब मिनरल्स के बारे में नहीं बताएंगे, कुछ मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता देते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन जी। जमीन से नहीं लेता है तो मिनरल फॉर्म में नहीं लेता है, गैसियस फॉर्म में लेता है कार्बन। ठीक है। जी। किस फॉर्म में लेता है? गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म। तो वो मिनरल नहीं है, वो गैसियस फॉर्म में है ना? हाइड्रोजन को भी वो पानी के फॉर्म में ले लेता है, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑक्सीजन भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे वाटर से आ जाता है। तो मिनरल्स नहीं है ये सब।
मिनरल्स में बाकी सब चीज जो रिक्वायर्ड होता है वो मिनरल सब हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है प्लांट को रिक्वायर्ड होता है अपने ग्रोथ और हम्म। लिविंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? मिनरल्स, है ना। विंडोज। मिनरल्स में कुछ मिनरल्स जैसे ये एनपीके, है ना, और सी ए एम जी एस, एस भी सल्फर होता है, ठीक है। क्या होता है? सल्फर। सल्फर। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, सॉरी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, MACRO। क्या होता है? हम्म। मैक्रोन्यूट्रन। CHO को भी बोल सकते हैं। सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी तो न्यूट्रिएंट ही ना है, मिनरल्स नहीं है हाँ। भले, लेकिन न्यूट्रिएंट तो है ना। हम्म। न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं मालूम है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, क्या कहते हैं, जो चीज हम दो लोग को। सब्सटेंसेस दो सब्सटेंसेस विच हेल्प्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी हम्म। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज हमारे लिए जरूरत है वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट जी। है। जी। नहीं है? जी हेलो। है। हाँ, तो ये जी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सी हम्म। एच ओ एन पी के और CMGS। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? MACRO। मैक्रो बड़ा। जब कोई लार्ज अमाउंट में चाहिए। और उसके अलावा जितने भी यहाँ CHO हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि CHO प्राइमरी है, ये तो ऐसे ही मिल जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हवा में ही अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है ना। हम्म। जी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी इनको सॉइल से लेता है, ये कम बेस हो सकता है, लेकिन ये लार्ज अमाउंट में चाहिए पौधे को। नाइट्रोजन क्यों चाहिए? नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए चाहिए, चाहिए। जी। नाइट्रोजन आपको DNA में होता है नाइट्रोजन। हेलो। हेलो। हेलो, नाइट्रोजन DNA में होता है। नाइट्रोजन डी। आ, नहीं। बेस को हम क्या बोलते हैं? जो DNA में बेस पाया जाता है उसको हम लोग क्या हाँ, बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस जी रहता क्यों है। बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस? नाइट्रोजन रहता है इसीलिए। तो नाइट्रोजन आपको होगा, जरूरी है। ATP में भी नाइट्रोजन की वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ATP में भी है ना। तो अब जी। सारे प्रोटीन एमिनो एसिड के बने होते हैं और एमिनो ग्रुप ही नाइट्रोजन वाला है। एमिनो एसिड्स के बने होते हैं प्रोटीन सब। तो सारे प्रोटीन में नाइट्रोजन, सारे आपको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, नाइट्रोजन तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो जरूरी है। हम्म। फास्फोरस, फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। DNA में पाया जाता है, हम्म। ATP में पाया जाता है सारे इसमें। अगर है ना, जी। तो इसका भी जरूरी है, लार्ज स्केल में चाहिए, है ना। हम्म। जी। पोटेशियम है ना, ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर पाता है। पोटेशियम बहुत सारा आपको जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे ना, मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर करने की हेल्प करता है। और पौधा को हाँ। डिजीज से लड़ने के लिए हेल्प करता है पोटेशियम, पौधा के लिए। जी। तो ये आपको उसका रोल हो गया, सब काम। कैल्शियम क्या है? सेल वाल जो बनता है, सेल वाल में कैल्शियम का मॉलिक्यूल होता है। जी। कैल्शियम के कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम पेक्टेट होते हैं, है ना। तो कैल्शियम आपको सेल वॉल बनाने में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, है ना। जी। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। आयरन बहुत सारे प्रोटीन को एक्टिव बनाने में हेल्प करता है। ऐसे ही जितने प्रोसेस है वो तो मिनरल्स के थ्रू होगा ना। जी। वाटर का काम छोड़ के बाकी जो भी काम हो रहा है तो मिनरल्स के थ्रू होगा ना। यही रोल है मिनरल्स का पौधा में। समझ गए बात को? रोल्स ऑफ हम्म। मिनरल्स एंड रोल्स ऑफ वाटर, रोल ऑफ मिनरल्स एंड रोल ऑफ वाटर, लिख सकते हैं ना पौधे का। जी। व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट, तो वाटर के लिए 4 पॉइंट, मिनरल्स के लिए इतने सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना। हम्म।
तो लिखिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी हम सारे एलिमेंट्स का नहीं बताए हैं, इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, ठीक है, और भी है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, है ना, जी निकल, बहुत सारे हैं। 14 एलिमेंट्स चाहिए होता है पौधे को। तो ये जी बात समझ में आ गया कि पौधे को पानी और मिनरल्स की क्यों जरूरत है। आ गया। हाँ जी तो मिनरल न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स क्या है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट और एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट ओनली। सिर्फ रूट ही मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और पौधा मिनरल्स कहीं से नहीं ले सकता है। पौधा मिनरल्स रूट मेरा के अलावा कहीं से नहीं ले कहीं से नहीं सकता। लेता। ठीक है, ये अच्छी बात है, याद रहेगा। हम्म तो हम बोलेंगे मिनरल्स पौधा कहीं और से ले सकता है रूट के अलावा? हम्म, नहीं। कैसे ले? नहीं लेगा। लेकिन मालूम है, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी को बोलते हैं साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। बायोलॉजी में एक्सेप्शन ना हो तो उसमें बायोलॉजी ही नहीं है, हर जगह एक्सेप्शन है। जी पौधा कभी ले सकता है रूट के अलावा न्यूट्रिएंट को, मिनरल्स को? नहीं, लेकिन नहीं ले एक्सेप्शन होगा। सकता है। लेकिन एक्सेप्शन, हम्म अब एक्सेप्शन बता सकते हैं कहीं ऐसा? हम्म हर्बीवोरस प्लांट का नाम सुने हैं? हर्बीवोरस प्लांट। हाँ, नहीं, हर्बीवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ना। हाँ, हाँ सुना है क्या? सुना है? हाँ 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 हाँ। क्या है, बता दो एक दो हाँ वो एग्जाम्पल। जैसे क्या कहते हैं उसको, फ्लाई, क्या नाम था एक उसका, यही बोल देते हैं। एक मिनट। सर्दियों प्लांट फ्लाई होता है, ट्रैप क्या था? फ्लैट ट्रैप है। फिर प्लांट था एक। हाँ, विन फ्लाई ट्रैप। फ्लैट ट्रैप, पिचर प्लांट, ये सब क्या करता है, इंसेक्ट को खा हाँ लेता है, उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता हाँ जी है ना? तो वो तो जी रूट से जी। तो नहीं ना करता है। नहीं वो एक्सेप्शन, मेनली रूट से ही होता है, वो हम आपको ऐसे बताने के लिए बता रहे थे, ठीक है। लेकिन जी मेनली है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर प्लांट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ओनली। ठीक है, मिनरल जी न्यूट्रिएंट्स सिर्फ रूट से ही एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो भी वहां पर खाली नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ही पूरा करता है, बाकी मिनरल्स जो है वो ले लेता है। ठीक है। जी। सम ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब एज सॉल्ट, कुछ सॉल्ट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। सॉल्ट मतलब जानते हो ना, हाँ, क्या होता है सॉल्ट? सॉल्ट। हाँ, एसिड एसिड और और बेस जब बेस मिलता है के, तो, एसिड और बेस के रिएक्शन से जब मिलता है तो सॉल्ट फिर बनता है। सॉल्ट इसमें बनता मतलब है। एक एलिमेंट हो जाएगा और एक आपको नॉन एलिमेंट, सॉरी, एक हो जाएगा मेटल, एक नॉन मेटल, मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा जी। हो जाएगा ना। जी एसिड, एसिड में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड वाला बेसिक होता है, वो अलग है, रिएक्शन करके बनाता है तो एक मेटल एक नॉन मेटल है। जैसे सोडियम क्लोराइड, है ना, जी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, और हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है ना, पोटेशियम क्लोराइड जी सॉल्ट है ना। तो क्या बोल रहा है जी। कि पौधा या तो सॉल्ट के फॉर्म मिलेगा, है ना, हम्म जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, इन सब का सॉल्ट हो जाएगा तो लेगा, या सिर्फ आयंस के फॉर्म मिलेगा, जैसे पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सल्फ क्लोरीन आयन, है ना। जी। सल्फेट को कैसे ले रहा है? सल्फेट को ले रहा है आपको सॉल्ट के फॉर्म में, है ना, सल्फर है ना सल्फेट, है ना। हाँ खाली सल्फर अकेले नहीं एब्जॉर्ब करेगा पौधा, मिनरल उसको एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर नहीं लेगा, सल्फर को हमेशा सल्फेट के फॉर्म में, फास्फोरस को हमेशा फॉस्फेट के फॉर्म में, नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रोजन या अमोनिकल फॉर्म में लेगा, नाइट्रेट के, है ना। जी तो या तो सॉल्ट के फॉर्म में लेगा या फिर आयंस के फॉर्म में लेगा। आयंस तो आपको जितने भी मेटल्स हैं जो पौधा को चाहिए, कुछ अगर क्लोरीन को छोड़ दो, क्लोरीन को भी, तो क्लोरीन भी एलिमेंटल फॉर्म में ले रहा है, तो ये आयंस हो गया। आयन का, आयन समझते हैं ना आप? जी। हेलो, आए- आयन हेलो। समझते हैं? हाँ, आयन समझते हैं ना। जी जी। हाँ, तो
यही है, तो यही बोला जा रहा है कि या तो पौधा सॉल्ट के फॉर्म में लेगा या सिंपली एज आयंस लेगा। तो क्यों लेता है? तो दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड एज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनिल्स। क्यों सेल या सेल ऑर्गेनिल्स को कंस्टिट्यूएंट होता है, या फिर सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स और एंजाइम्स विद इन सेल, या फिर सेल के अंदर कुछ चीजों को बनाने के लिए जरूरत होता है उसका, तभी ना जी। एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्यों एलिमेंट्स जरूरी है? तो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले ही इसमें एलिमेंट्स का, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, और भी है, जैसे क्लोरीन भी है ना। ठीक है, जी। सल्फर हो गया, फास्फोरस। ये एलिमेंट्स के देखिए ना, सारे के यूज दिए हुए थे, यही यूज। जैसे नाइट्रोजन क्या करता है? ग्रोथ करेगा। फास्फोरस क्या करेगा? रूट ग्रोथ करता है और एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है। पोटेशियम हम्म। क्या करता है? एंजाइम का एक्टिवेट करता है, स्टोमेटा का ओपनिंग करता है, वाटर बैलेंस बना के रखता है। कैल्शियम क्या करता है? सेल वॉल के फॉर्मेशन में, तो ये लिविंग बींग्स के लिए जरूरी है ना, सेल वॉल के हाँ। फॉर्मेशन में। मैग्नीशियम क्या करेगा? क्लोरोफिल को एक्टिवेट करने में काम करेगा। सल्फर क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन सल्फर के बगैर बन नहीं सकता है। कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, 2 एमिनो एसिड होते हैं जो सल्फर के होते हैं, तो सारे प्रोटीन में सल्फर होगा। आयरन क्या करता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस में हेल्प करता है, और हमारा जो एटीपी का बनता है ना, वहां पर उसका काम आता है एंजाइम्स में। और जिंक का भी काम है ग्रोथ में। ये अगर मिनरल, अगर हम काम देख ले, तो अगर हम एलिमेंट्स का नाम ना भी दे, तो मिनरल्स क्यों जरूरी है ये हम लिख सकते हैं ना इनमें। एंजाइम का जी। एक्टिवेशन में, स्टोमाटा का ओपनिंग में, वाटर बैलेंस बनाने में, ग्रोथ में, प्रोटीन सिंथेसिस में, क्लोरोफिल बनने में, सब में हमको मिनरल्स का जरूरत है। लाइफ के कोई भी चीज लिख दीजिएगा, उसमें हम लोग को मिनरल्स का जरूरत पड़ेगा। पड़ेगा ना? हम्म। हम्म। हाँ, जी। जैसे यहीं पर देख लीजिए आप, प्रोटीन में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, आयरन है। एटीपी में फास्फोरस है, ऑक्सीजन भी है। और न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस है और नाइट्रोजन है। विटामिन तो खैर हम्म। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं विटामिन में भी, है ना। जी। कोबाल्ट वगैरह, जैसे साइनोकोबालामीन, है ना। विटामिन B12, क्यों साइनोकोबालामीन को बोलते हैं? कोबाल्ट उसमें पाया जाता है ना। जी। हाँ, कैल्सीफोरो, अगर हम कैल्सीफेरोल प्लांट में नहीं पाया जाता, एनिमल से पाया जाता है। सुना है कैल्सीफेरोल? नहीं। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? अच्छा, कैल्सी कलर। हेलो। आप ना सारे विटामिन का साइंटिफिक नेम कल याद रखे तो बताइएगा, लिखिएगा, याद रखिएगा, इसको लिख के रखिएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमीन, ठीक है। जी। नियासिन को बोलते हैं, साइनोकोबालामीन किसको बोलते हैं, है ना। जी। और विटामिन सी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं। टोकोफेरोल किस विटामिन को बोलते हैं? ये याद रखिएगा, ये कल खोज के लिख लीजिएगा, और याद होना चाहिए आपको। बहुत ही बड़ी चीज है। ओके। जी। चलिए, ये सब आपको अगर हम पूछेंगे कि मिनरल्स का जरूरत क्यों है, तो आप लिख सकते हैं सब इसको। तो यहाँ पर भी लिखती है, दे आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। एज ओवरऑल कर दिए, एंजाइम किस में काम करेगा? डीएनए में, लीफ में, ये आप इसको लिख सकते हैं, हमने समझा दिया, आप लिख सकते हैं ना। जी। तो व्हाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय प्लांट, तो आप लिखिएगा, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। पहले अगर आप यहाँ देख के लिखना चाहें तो याद कर लिख लीजिए, या फिर अपने मन से लिखना है तो लिखिए, पढ़ करके। ठीक है, लेकिन लिखना है। जी। ठीक है, सेल बनाए हैं, सेल के अंदर अलग अलग काम होता है, तो उसका भी आप देख सकते हैं। क्लोरोफिल है, मान लीजिए एक क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और आयरन चाहिए। कैल्शियम और बोरॉन का चाहिए तो सेल सेल वॉल में, है ना। जी। और एंजाइम, एंजाइम का एंजाइम सेल में, बॉडी में हर जगह पर है। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक सब में है। एंजाइम के एक्टिवेशन में काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ नहीं होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में, सॉरी, राइबोसोम में होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस। तो उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, प्रोटीन, यहाँ सेल, साइटोप्लाज्म में होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम के जी। थ्रू। तो ये यहाँ गलत देखा जाए, यही परसेंट दस जाएगा। और एनर्जी ट्रांसफर के लिए फास्फोरस, एटीपी बनना। एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वो ऐसे सेल में दिखा रहे हैं, सेल में प्रोसेसेस होते हैं।
तो आप बात समझ में आया आपको ये चीज कि प्लांट को जी। मिनरल्स क्यों चाहिए? हम्म। समराइज कीजिए तो प्लांट को मिनरल्स क्यों चाहिए बताइए। आप बताइए, हम पानी पीते हैं, प्लांट को मिनरल्स क्यों चाहिए? जी। आवाज नहीं आएगा, पानी वो पीजिए, आवाज आएगी, रखिए। हाँ, वो लोग क्या एसेंशियल होते हैं इसके लिए, क्या कहते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स वगैरह को के लिए एसेंशियल होते हैं, क्योंकि वो उससे बनते हैं मिनरल्स वगैरह से। और वो इसलिए इसलिए उसको उसका रिक्वायरमेंट होता है, ताकि क्योंकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, एंजाइम का करते हैं, विटामिन्स का और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को वो देखते हैं, जैसे कि में हेल्प होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में जरूरत है उसका, आवाज आ रही है मेरी? ग्रोथ में, आवाज आ रही है? मेटाबॉल। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आप, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। बोले आप जो बोल रहे हैं वेग है, मतलब आप बोल तो सही रहे, जरूरत है बहुत सारे बहुत सारे, लेकिन टू द पॉइंट सीखिए। कैल्शियम है, बोरोन है, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के लिए करता है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स की जरूरत है। ठीक है। नाइट्रोजन है हम्म। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के लिए है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनेगा तो मिनरल्स के लिए नाइट्रोजन मिनरल चाहिए। सल्फर भी चाहिए प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, सल्फर नहीं रहेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो सल्फर जैसा मिनरल्स चाहिए। फॉस्फोरस नहीं है तो न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा, तो ये सब प्रोसेसेस जो है प्रोसेस के लिए मिनरल्स चाहिए। चाहिए ना? हम्म, आयरन जी। चाहिए, क्लोरोफिल जैसे मॉलिक्यूल्स के एक्टिवेशन के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, है ना? हम्म। सल्फर किस तरह से लिखिएगा तो आपका अच्छा समझेगा, है ना? जी। लिख सकते हैं ना अब आपको। हम्म। फिर आगे चलते हैं तो जी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, रूट ही का कैरेक्टर होता है एब्जॉर्प्शन, वाटर तो रूट ही ना एब्जॉर्ब करता है। हेलो? जी। हेलो। एब्जॉर्ब कौन करता है रूट वाटर को प्लांट में? हेलो? प्लांट में वाटर को रूट एब्जॉर्ब करता है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा तभी ना वाटर को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ तो कैरेक्टर होगा ना वाटर एब्जॉर्प्शन का। जी। तो क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ रूट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम सॉइल इज डिपेंडेंट ऑन थ्री कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है, तीन कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड होता है क्या? रूट हेयर उसको बहुत हार्ड सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, करेगा ना? जी। हेलो? तो रूटलेट्स जी। मतलब रूट रूट एक मेन रूट होता है, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स होते हैं, तो रूटलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूटलेट्स। रूटलेट्स और रूट हेयर्स जो है वो मिलकर के क्या सरफेस, लार्ज सरफेस एरिया देगा, देगा ना? जी। तो ज्यादा पानी उससे कांटेक्ट में आएगा। दिख रहा है यहाँ पर, देखो, यहाँ पर एक मेन रूट हुआ, रूटलेट्स छोटे छोटे रूट्स के पार्ट हुए, है ना? जैसे ये रूट हुआ, इस रूट से निकला रूटलेट, फिर यहाँ से रूट निकला, फिर यहाँ छोटा छोटा हेयर स्ट्रक्चर, ये रूट हेयर कहलाता है। तो ये बहुत सारे रूट, छोटे छोटे रूट हेयर्स जो है क्या कर रहा है, बहुत सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ना, हाँ। सरफेस एरिया। दूसरा पॉइंट क्या है, रूट हेयर्स कंटेनिंग सेल सैप एट ए कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग सॉइल वाटर। तो रूट हेयर का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर सॉल्ट ज्यादा है, पानी कम है, यही ना है? जी। रूट हेयर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है सराउंडिंग सॉइल से, ये वाटर्स में। तो वाटर का कंसंट्रेशन बाहर हुआ ज्यादा, वाटर पोटेंशियल बाहर ज्यादा ना हो गया, रूट रूट के सेल के अंदर कम वाटर पोटेंशियल हुआ, हाँ। पानी अंदर जाएगा, जाएगा ना? जी। अब कभी कभी बोला था ना कि हम यूरिया उरिया ज्यादा डाल देते हैं पौधा के आसपास, तो पौधा जल जाता है, मर जाता है, जानते जानते हैं बात को? नहीं।
अभी पौधा के जड़ में ढेर सारा नमक डाल दीजिए, पौधा मर जाएगा। हम्म। हाँ। जी। क्यों? अच्छा। क्योंकि वहां का वाटर पोटेंशियल आपने कम कर दिया है। हाँ। क्या? वाटर पोटेंशियल कम वाटर कर पोटेंशियल दिया से कम कर। पानी बाहर आने लग जाएगा। नहीं आने देगा ऑस्मोसिस, अब रिवर्स ऑस्मोसिस ना हो जाएगा वहां पर हाँ। तो इसीलिए मर जाता है। वाटर का पोटेंशियल मिट्टी में ज्यादा है, रूट हेयर में कम है, तो ऑस्मोसिस से तो अंदर जाएगा, जाएगा ना। जी। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक में, एक कैरेक्टरिस्टिक सरफेस एरिया बढ़ाता है रूट, होता है। दूसरा है रूट हेयर हाँ। का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होता है वाटर का, होता है ना। जी। मोर कंसंट्रेटेड लोअर वाटर पोटेंशियल, तो पानी मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस होगा ना वाटर में, रूट हेयर में। हेलो। जी। हेलो। और रूट, हाँ, रूट हेयर का सेल वॉल पतला होता है, क्या होता है? सेल वॉल पतला होता है। क्योंकि सेल वॉल जो है ना, पानी को मूवमेंट को जो रोकेगा है, जी। उसकी जगह पतला होगा तो कम रोकेगा। अब बहुत हाँ। ज्यादा मोटा होगा, सेल मेम्ब्रेन तक नहीं जाने दो, उसमें से कहाँ से होगा? होगा। नहीं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है रूट हेयर का, सेल वॉल का पतला होना, सेल वॉल का पतला होना, है ना। उसका जी। आपको वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होना और कंसंट्रेशन ज्यादा होना रूट हेयर का, और रूट हेयर का सरफेस एरिया ज्यादा होना। यही कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके कारण मूवमेंट ऑफ वाटर होता है प्लांट के अंदर, होगा ना। जी। यह कैरेक्टरिस्टिक है रूट हेयर एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर के लिए। ठीक है। हाँ। तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है रूट? रूट कैसे करता है? पहला प्रोसेस है वाटर इन द सॉइल इन द कांटेक्ट विद रूट, रूट के कांटेक्ट में वाटर का सॉइल आता है, रूट हेयर्स के। हम्म। रूट और ऑस्मोसिस के कारण अंदर चला जाता है, क्यों? क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल बाहर में ज्यादा है, रूट हेयर में कम है ना। ठीक है। जी। और रूट हेयर, आप रूट हेयर भी तो सेल ही ना है क्या? रूट हेयर फिर अपने वाले सेल के बगल वाले सेल को, फिर उधर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना वाटर का, हाँ। ये एब्जॉर्ब किया तो उधर अंदर वाले सेल को मूव करेगा। अब वो पास कर करके आपको चला जाएगा जाइलम में, यही ना है, जिससे जी। पानी का अपवार्ड मूवमेंट होगा। तो ये है हाउ वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट, एब्जॉर्ब बाय रूट। ठीक है, पानी रूट के जरिया से कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, पौधा रूट के जरिया से कैसे पानी को एब्जॉर्ब करता है, कैसे ही है। रूट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो रूट और सेल वॉल थिन होता है, और उसका कंसंट्रेशन भी रूट हेयर का ज्यादा होता है, इससे उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो पानी ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर में जाता है। रूट हेयर आप अपने पानी को बगल वाले सेल को ट्रांसफर करता है, वो बगल वाला सेल अपने बगल वाले सेल को ट्रांसफर करता है, और ऐसे पानी ट्रांसफर होते होते चला जाता है जाइलम में। ठीक हम्म। है। और जाइलम जी। के अपवार्ड मूवमेंट से पानी चला जाता है जहां जहां उसको रिक्वायरमेंट होता है। ये बात आपको समझ में आ गया जी। होगा? हाँ। जी आ गया। समझाएंगे। कोई दिक्कत है तो ऐसे बताइए। नहीं। नहीं है तो यही चीज है। रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप ऑफ हायर कंसंट्रेशन। पहला वाला तो जी। जान गए, सरफेस एरिया वाला। हाँ। हाँ। दूसरा वाला भी आप जान गए, वाटर कंसंट्रेशन कम होना है। जी। चलिए इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे आपसे। सेल सैप का कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर कैसे जाएगा, वही है ना। हम्म। क्लियर है। जी। चलिए ये सब तो हमको लगता है, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। हाँ आ गया। सब आ गया, रूट हेयर हैव थिन सेल वॉल, ये भी समझ में आ गया है। जी। चलिए इसको मत करते, यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया है। हम्म। पानी कैसे मूव करता है रूट हेयर से प्लांट के अदर पार्ट तक, ये भी समझ में आ गया। जी। रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप ऑफ हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर, ये बात समझ में आया आपको? जी। तो पानी इसके कारण अंदर मूव करता है, ये भी क्लियर है।
जी। रूट हेयर हैव थिन सेल वॉल, ये बात जानते हैं। रूट जो है, रूट हेयर सिंगल सेल होता है, नया बना हुआ होता है, हमेशा टूटता बनता रहता है रूट हेयर। तो रूट हेयर जो है, उसका सेल वॉल बहुत पतला होता है, जिससे पानी का मूवमेंट अंदर, सेमी परमेबिलिटी के लिए पानी आपको सेल मेम्ब्रेन तक आराम से चला जाता है ना। जी। थिन सेल वॉल होने का फायदा क्या है ना, एक तो वो आपको रूट हेयर के अंदर पानी को जाने दे रहा है आराम से, हम्म। जाने दे रहा है ना, हाँ, हम्म। पास करने दे रहा है। और दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन पतला है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं ना, मिनरल्स भी तो अंदर जाना है, जी। तो मिनरल्स के लिए चैनल्स बने हुए होते हैं। या फिर एनर्जी कंज्यूम करके प्लांट इसको प्रोटीन के अंदर थ्रू कर लेता है, एनर्जी लेता है और इसको लेके अंदर अपना कुछ एनर्जी खत्म करके कर लेता है। हाँ, तो कुछ चैनल्स बने हुए जी। होंगे, कुछ आपको ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प ट्रांसपोर्ट मदद करता है ना। वैसे जी। पेट्रोल डीजल जला के कोई सामान को गाड़ी लेके जाता है ना यहाँ से वहां, जी। तो वैसे ही सेल वाल में कुछ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको आएगा पकड़ के अपना एनर्जी कंज्यूम करके एटीपी लेके इसको बाहर अंदर कर देगा। या फिर किसी किसी जगह पर सेल मेम्ब्रेन में ही चैनल बने होते हैं, वो चैनल के थ्रू चला जाएगा अंदर मॉलिक्यूल्स, है ना। जी। तो ऐसे ही आपको थिन सेल वाल का रोल है। ठीक है, तो तीन पार्ट होना जरूरी है प्लांट के रूट हेयर का, जिसके कारण इम्पोर्टेंट है, या कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है रूट हेयर का, जिसके कारण पानी का एब्जॉर्ब होता है। पहला है सरफेस एरिया ज्यादा होना, दूसरा है जी। रूट हेयर का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, है ना। हम्म। और तीसरा क्या है, रूट हेयर के सेल वाल को थिन होना। कैसे मूव करता है ये आप पानी जानते हैं, जानते हैं ना। जी। तो लिस्ट थ्री प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट, रूट के तीन प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये हम बता दिए थे आपको, एनकरेज, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, है ना। जी। ये आपकी कुछ क्लास से क्वेश्चन है आपके बुक के, लिखिएगा। हम्म। मेंशन फोर पर्पसेस फॉर विच प्लांट नीड वाटर, प्लांट क्यों वाटर को रिक्वायरमेंट है पानी का, ये हम डिस्कस किए थे ना। जी। मेंशन हेलो। फोर पर्पसेस ऑफ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। ये चार क्वेश्चन आपको जहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ना, रूट, हम्म। उसमें बुक में देखिए ना, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, चार क्वेश्चन है वहां पर, है जी है। है क्या है, लिस्ट थ्री प्राइमरी फंक्शंस ऑफ रूट, है। हाँ है। तो क्या क्या है बताइए प्राइमरी फंक्शन। List three primary functions of roots. Roots absorbs waters. नहीं, सबसे पहले roots कैसे स्टार्ट कर, हाँ पहले सबसे पहले roots। हेलो। हाँ, बोलिए जी। बोलिए बोलिए। रूट्स एंकरेज प्रोवाइड करता है, प्लांट को एंकरिंग, हाँ प्लांट को वो। पकड़ के देता है। जी। रूट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स के, हाँ। जी। रूट कंडक्शन में मॉलिक्यूल करता है, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स के, जी। कंडक्ट वाटर मिनरल्स को जैसे करता है ना। हाँ ये तो तीन मेन फंक्शन हुए रूट के, ये समझ में नहीं आया है आपको, आ याद रखिए, गया। जी। याद रखिए। फोर पर्पसेस जिसके लिए पानी, मेंशन फोर पर्पसेस फॉर विच द प्लांट्स नीड वाटर। फोटोसिंथेसिस के लिए, हाँ, और ये सब स्टिफनेस लिखा के हुआ लिए, है, rigidity, स्टिफनेस के लिए, हम्म, ट्रांसपीरेशन के और लिए, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन और हाँ ट्रांसपोर्टेशन। है ना। जी। वेयर आर द मिनरल न्यूट्रिएंट्स मोस्टली यूज्ड इन प्लांट्स,
वेयर आर दी मिनरल न्यूट्रिएंट्स मोस्टली यूज इन प्लांट्स, प्लांट्स में कहाँ पर मिनरल न्यूट्रिएंट्स यूज होता है? सब जगह होता है। सेल वाल हाँ में, सेल वाल में होता है ना। हाँ, जी synthesis of various of the molecules or compounds such as the protein, enzymes, hormones, vitamins, nucleic acids, सब में यूज होता जी है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेल वॉल, ये सब में होता है। हम्म ठीक है। और बताइए, लिस्ट थ्री मेन कैरेक्टर्स ऑफ फूड्स दैट इनेबल देम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल। तीन कैरेक्टरिस्टिक रूट का बताइए जो उसको हेल्प करता है पानी को मिट्टी से ड्रॉ करने के रूट हेयर के वजह से। लिए। रूट हेयर प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया, है ना। हाँ लार्जेस्ट दूसरा क्या सरफेस था? एरिया। फिर दूसरा क्या था? सेल सैप होता है उसमें। सेल सैप का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। सेल हाँ सैप तो कंसंट्रेशन होता ही है, ज्यादा होता है। हायर कंसंट्रेशन होना। तीसरा क्या था? थिन वॉल थिन सेल वॉल। यही कैरेक्टरिस्टिक है। तो अभी तक का आपको इतना हम लोग पढ़ लिए। हो गया? हम्म कुछ दिक्कत या नहीं समझ में आया? आ गया।